So our next topic is the mutagen. Okay, and the term mutagens can be defined as the substances cause mutation. All the substances which can cause mutation, and all those substances who cause mutation they are known as mutagens. उनको ऐसे substances को हम बोलते हैं mutagens. And the mutagens or the substances which cause mutation can be classified into three categories. इनको हम three category में divide करते हैं. तो classification पहले बात करते हैं classification की mutagens के. They can be classified into three categories. The first is the chemical mutagens. ऐसे केमिकल्स जो म्यूटेशन कॉज करने वाले होते हैं उन सभी केमिकल्स को हम केमिकल म्यूटाजेंस की कैटेगरी में रखते हैं. दूसरा कैटेगरी है फिजिकल म्यूटाजेंस. फिजिकल म्यूटाजेंस जो है जो फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं फिजिकल म्यूटाजेंस, इसमें अभी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे. और तीसरा कैटेगरी है आपका बायोलॉजिकल mutagens. So these two categories, physical as well as chemical, consist of non-living substances, while the third, that is biological mutagens, consist of living substances. Okay, so first of all, let us know the examples of chemical mutagens. Chemical mutagens जो है कौन कौन से होते हैं उनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. तो chemical mutagens में आते हैं बेस एनालॉग्स. जितने भी बेस एनालॉग्स होते हैं, बेस जैसे बेस आप पढ़े होंगे नाइट्रोजिनस बेस, डीएनए का स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में. एक चीज आपको बता दें कि म्यूटेशन जो होता है वह किस जगह पे होगा. तो म्यूटेशन स्पेशली कहाँ पे होता है? सेल के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए या आरएनए के केस में डीएनए या आरएनए के फॉर्म में, उसी न्यूक्लिक एसिड के बेस पेयर में चेंजेस होते हैं. ओके, डीएनए के अंदर चेंजेस होते हैं. तो यहाँ पे जो है बेस एनालॉग्स जो होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे बेसेस होते हैं जो नाइट्रोजिनस बेस का प्लेस ले लेते हैं. अभी आप जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्लियर होगा ये बेसेस क्या होते हैं. न्यूक्लिक एसिड या डीएनए में बेसेस पाए जाते हैं, कौन कौन तरीके के बेस पाए जाते हैं और उनका क्या रोल होता है, क्या पोजीशन होता है, क्या नेम्स होते हैं. तो बेस एनालॉग्स में आपका जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे 5-DU, दैट इज 5-ब्रोमो-यूरासिल. अभी आपको जब बेसिस के बारे में, आप नाइट्रोजनस बेस के बारे में पढ़ेंगे तो टोटल 5 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं. इसमें से 2 जो है प्यूरिन बेस होते हैं और 3 पायरिमिडीन बेस होते हैं. ओके, तो प्यूरिन में आता है एडिनिन एंड गुआनिन और पायरिमिडीन में आता है थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल. तो ये जो यूरासिल है ये आपका पायरिमिडीन बेस होता है. तो 5-ब्रोमो-यूरासिल जो होता है वह सेम यूरासिल के जैसा ही होता है, बट 5th कार्बन पे यहाँ पे ब्रोमीन ऐड होता है. तो ये सेम होता है, सिमिलर टू द यूरासिल होता है. और ऐसे केमिकल, ये अगर केमिकल यूरासिल का प्लेस ले लेता है तो ऐसे केस में वो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज हो जाएगा. उस रीजन में, जिस रीजन में ये जुड़ता है उस रीजन का जीन क्या होगा, चेंज हो जाएगा या फिर नॉन फंक्शनल हो जाएगा. तो ऐसे केस में म्यूटेशन कॉज होगा, चेंज स्ट्रक्चर, उसके जो फंक्शन होंगे उस पर्टिकुलर रीजन ऑफ डीएनए के, उसका फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा. नाउ द सेम वन अदर एग्जांपल ऑफ बेस एनालॉग इज द 5-IU. 5-IU means 5-iodouracil. 5-iodouracil. तो ये थे आपके बेस एनालॉग्स जो म्यूटेशन कॉज करने में के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. उसके अलावा जो है
केमिकल्स की कैटेगरी होती है एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट्स केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। एल्किल एक ग्रुप होता है या उसी को हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, जिसमें आपका आता है CH3 जिसको हम मेथिल बोलते हैं। उसके अलावा आता है आपका C2H5 जिसको एथिल बोलते हैं। तो मेथिल, एथिल ये सभी क्या कहलाते हैं? एल्किल ग्रुप बोलते हैं। तो एल्काइलेशन जो होता है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो डीएनए के चेन में, जो डीएनए का चेन होता है उसमें ये सभी एल्किल ग्रुप को ले जाकर क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। जब एल्किल ग्रुप आपका ऐड हो जाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा? डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज होगा और वो जो है उसका जीन भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो एल्काइलेटिंग एजेंट भी म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जो केमिकल्स आते हैं लाइक नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड इज अनदर केमिकल विच कैन कॉज the mutation. And now the acridine dye. Acridine dyes are also responsible for the comes under the category of chemicals which can cause mutation or chemical mutagens. तो डाई, बहुत सारे डाइज होते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि ये म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं स्किन के सेल्स में। जैसे डाई, अगर हेयर डाइज लगाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल होते हैं जो स्किन के सेल्स में म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। तो ये जनरली क्या कैंसर कॉजिंग इफेक्ट दिखाते हैं म्यूटेशन की वजह से। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन कॉज करने वाले ये केमिकल्स हैं। अगला जो कैटेगरी है दैट इज फिजिकल म्यूटेशन। सो फिजिकल म्यूटेशंस। फिजिकल म्यूटेशंस की कैटेगरी में जनरली जो है फिजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फिजिकल फैक्टर्स में आपका एक का दो फैक्टर हो सकते हैं। एक आपका टेम्परेचर एंड अदर इज द रेडिएशन। Temperature and the radiation, these are the two group of physical substance or physical factor which can cause mutation. So under the physical mutagens there are two categories, radiation as well as temperature. So first of all बात करते हैं temperature की। So how temperature are responsible for the mutation? So temperature, when the rising temperature or the rising temperature can cause or are responsible for the breakdown of the bond between the two elements. जैसा कि आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर के हेल्प से रन करते हैं। टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे वो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड होता है। तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से रिएक्शन आगे बढ़ने का मीन्स ये हुआ कि बॉन्ड का ब्रेक होना और दूसरे बॉन्ड का जुड़ना। तो इस तरह से आप देखे हैं कि देखे नहीं है, वैसे अगले चैप्टर में आपको बताया जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए यू विल स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड, जिसमें मेन जो बॉन्ड होता है दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को जोड़ने का काम करता है, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है जब टेम्परेचर राइज करता है तो ऐसे केस में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज होना इट इज कॉल्ड म्यूटेशन। इसके अलावा रेडिएशन में जो है बहुत सारे रेडिएशन होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो रेडिएशन है यूवी रेडिएशन। यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में आप लोग पढ़े हैं, जो ओजोन लेयर डिप्लेशन की वजह से आपके अर्थ सरफेस पर फॉल हो रहा है। तो जब आप वो चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब डायरेक्टली आपके अर्थ पर फॉल होते हैं तो एनिमल्स में वो कैंसर कॉज करने का काम करते हैं। तो कैंसर कॉज करने का मीन्स क्या? कि आपके सेल के फंक्शन को चेंज कर दे रहा है, सेल रैपिड डिवीजन कर रहा है और मास ऑफ सेल बना ले रहा है, उसी को कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर जनरली क्या म्यूटेशन से ही कॉज होता है। वो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो कैंसर कॉज करने का काम करते हैं। ओके, सो और उसके अलावा जो है बहुत सारे रेज हैं लाइक एक्स रेज,
अल्फा रे, बीटा, गामा, ये सभी रेज जो है अगर बॉडी के ऊपर पड़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के से पास होते हैं, तो सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और आरएनए की फॉर्म में, उन डीएनए और आरएनए में जो है ये म्यूटेशन कॉज करने का काम करते हैं। तो ये याद रखिए आपको, रेडिएशन और टेम्परेचर, ये दोनों जो है कैटेगरी आता है फिजिकल म्यूटाजेंस के कैटेगरी में, फिजिकल म्यूटाजेंस के अंडर में आता है, मीन्स ये फिजिकली म्यूटेशन कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तीसरा कैटेगरी है म्यूटाजेंस का, दैट इज बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस। सो अंडर द बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस वी कैन इन्वॉल्व सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन कॉज म्यूटेशन इन द बॉडी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, तो उस कैटेगरी में आता है स्पेशली द वायरसेस। वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस स्पेशली जब बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं तो या किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो सेल में अपना स्पेशली क्या रिलीज करते हैं, तो रिलीज करते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना डीएनए रिलीज कर देते हैं। और वो डीएनए के साथ साथ एक इंजाइम भी पाया जाता है कुछ वायरस के केस में, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन इंजाइम, जो डीएनए को कट करने का काम करते हैं। ओके सॉरी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब ट्रांसक्रिप्शन कॉज करने का काम करते हैं। तो बहुत सारे ये फैक्ट है जिससे वायरसेस जो है वह म्यूटाजेंस के रूप में पढ़े जा सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द पेडिग्री। पेडिग्री के बारे में हम बात करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस और पेडिग्री। ओके, सो पेडिग्री एक ऐसा फ्लो चार्ट होता है या फिर एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, चार्ट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसके थ्रू हम किसी भी फैमिली के में कुछ स्पेशल ट्रेट्स या स्पेशल या कोई पर्टिकुलर डिजीज को स्टडी करने का काम करते हैं पेडिग्री के हेल्प से। ओके, तो पेडिग्री को डिफाइन कैसे करेंगे? सो इट इज द एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन सेवरल ऑफ जनरेशन, analysis of a trait for several of generation, analysis of trait for several of generation of a family। तो किसी भी फैमिली में, किसी फैमिली का जो है अगर कोई पर्टिकुलर ट्रेट्स दिखाई दे रहा है तो उस पर्टिकुलर ट्रेट्स का जो एनालिसिस है सेवरल जनरेशन तक स्टडी करने के लिए जो है हम पेडिग्री का यूज करते हैं। ओके, तो पेडिग्री का किस लिए जो है एडवांटेज होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, ये किस लिए इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंस जानते पहले। इम्पोर्टेंस ऑफ पेडिग्री। सो पेडिग्री जो होता है ये कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स या फिर एबनॉर्मलिटी और डिजीज को स्टडी करने में हेल्प करता है। ओके, अगर किसी फैमिली में कोई स्पेशल ट्रेट है उसको ऑब्जर्व करना है या फिर उसका इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, ये ट्रेट जो है डोमिनेंट है, रिसेसिव है। ओके, तो ये सभी चीज़ की जानकारी जो है हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं। या उसके अलावा कोई डिजीज अगर दिखाई दे रहा है जो इनहेरिटेबल डिजीज है, तो वो इनहेरिटेबल डिजीज डोमिनेंट है, रिसेसिव है, इस सब की जानकारी जो है हम किसके थ्रू करते हैं, पेडिग्री। ओके, तो इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप इम्पोर्टेंस देखेंगे टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स। कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स को के इनहेरिटेंस को ट्रेस करने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। उसके अलावा जो है टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ एबनॉर्मलिटीज और हेरिडिटरी डिजीज।
तो एबनॉर्मलिटीज और हेरिडिटरी डिजीजेस को भी हम ट्रेस करने में इसको यूज करते हैं। ओके, ये जो इसके एडवांटेज और इम्पोर्टेंस। और अगला जो हमको जानना है दैट इज अबाउट द सिंबल यूज्ड ड्यूरिंग द पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं, ओके, तो उसके बारे में अभी आपको बता। सो द सिंबल ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, सिंबल यूज फॉर पेडिग्री एनालिसिस। सिंबल फॉर पेडिग्री चार्ट। जो हम पेडिग्री चार्ट बनाएंगे उसके लिए जो सिंबल यूज किए जाते हैं उसमें एक जनरली मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर का यूज करते हैं और फीमेल के लिए हम सर्कल का यूज करते हैं। तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इज फॉर मेल। अगर हमको चार्ट में मेल को दिखाना है, वो भी नॉर्मल मेल, यहाँ पे मेल नहीं, अनअफेक्टेड मेल। सर पेडिग्री होता है सर, एक बार बताइएगा। हाँ, क्या हुआ? तो ये था तो अनअफेक्टेड मेल। मेल जब अगर अनअफेक्टेड होगा तो इस तरह से दिखाएंगे, ब्लैंक स्क्वायर के फॉर्म में। और दूसरा जो है सर्कल वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा अनअफेक्टेड फीमेल का। फीमेल है और वो अगर अनअफेक्टेड है, सॉरी अनअफेक्टेड है तो सर्कल बनेगा, वो भी ब्लैंक सर्कल। वही अफेक्टेड। तीसरा जो होगा आपका कुछ इस तरह से, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्क्वायर है बट ये जो है रोटेटेड स्क्वायर है, तो रोटेटेड स्क्वायर जो होगा वो अनस्पेसिफाइड सेक्स होगा। मतलब फैमिली में कोई ऐसा मेंबर भी है जिसका सेक्स जो है स्पेसिफाइड नहीं है, तो ऐसे मेंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे रोटेटेड स्क्वायर से। ओके, उसके अलावा अफेक्टेड में हम जब जाएंगे तो अफेक्टेड वाला जो होगा तो उसमें ये जो है मेल का अफेक्टेड है, मेल अगर है अफेक्टेड तो ये ऐसे रहेगा और इसमें जो है पूरी तरह से फिल्ड रहेगा, स्क्वायर कलर फिल्ड रहेगा। और फीमेल है तो वो भी जो है पूरी तरह से क्या होगी, फिल्ड रहेगी। और अनस्पेसिफाइड सेक्स है तो वो भी क्या होगा, फिल्ड रहेगा पूरी तरह से। तो ऐसे अगर फिगर मिलते हैं तो वो होगा अफेक्टेड इंडिविजुअल। अफेक्टेड इंडिविजुअल, ये सभी जो है अफेक्टेड इंडिविजुअल को दिखाते हैं। मतलब ये वाला है तो मेल अफेक्टेड होगा, ये सर्कल वाला है तो फीमेल अफेक्टेड, और ये रोटेटेड स्क्वायर है तो अनस्पेसिफाइड सेक्स अफेक्टेड होगा। ओके, अफेक्टेड मतलब उसमें वो ट्रेट अपीयर होगा, या तो वो डिजीज का हो या स्पेसिफिक ट्रेट हो। उसके अलावा जो है बात करते हैं अगर कैरियर होगा तो स्पेशली कैरियर जो है फीमेल होती है, तो फीमेल का अगर कैरियर दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाते हैं, तो अगर ये आपका सर्कल होगा और हाफ पार्ट जो है साइडेड रहेगा और हाफ पार्ट अनसाइडेड रहेगा तो उसको हम कैरियर बोलते हैं। मतलब ट्रेट को कैरी कर रही है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा, ट्रेट कैरी हो रहा है बट एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो वैसे जनरली जो है फ्लो चार्ट के थ्रू या फिर कोई भी कैरियर जो ट्रेट होता है वो कैरियर ट्रेट इंडिविजुअल में अपीयर नहीं होता है, मतलब हम उसको देख के नहीं बता सकते हैं कि वो कैरियर है या नहीं है। कुछ केसेस में जो है कैरियर दिखाई देता है, तो इसलिए हम कैरियर का, आपके बुक में भी कैरियर वाला सिंबल नहीं दिया होगा। ओके, कैरियर वाला सिंबल उसमें नहीं दिया है, यहाँ पे कैरियर दिखा रहे हैं। इस तरह अगर होता है तो इस तरह से आप दिखाएंगे कैरियर फिगर। कुछ ही डिजीज ऐसे होते हैं जहाँ पे कैरियर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जैसे आप पढ़ेंगे जब सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज होता है, हेरिडिटरी डिजीज, तो उसमें 3 फॉर्म होते हैं। एक अनअफेक्टेड वाला होता है जिसमें सिकल सेल का ट्रेट उसका जीन नहीं होता है, सिकल सेल ट्रेट का। दूसरा होता है
अफेक्टेड, तो अफेक्टेड वाले में जो जीन होगा सिकल सेल का, वो दोनों एलील पर वो मतलब दोनों एलील जो है उसका रिप्रेजेंट करेगा, डोमिनेंट फॉर्म में पाया जाएगा। और करियर जो हो गई, करियर के केस में क्या होगा कि उसके बॉडी में थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखाई देगा सिकल सेल एनीमिया का। मीन्स 50% जो ब्लड सेल होंगे सिकल सेल दिखाएंगे, 50% ब्लड सेल नहीं दिखाएंगे। अभी सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिटेल में अभी आपको पढ़ाएंगे। अभी इसी में जो जेनेटिक डिसऑर्डर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक सिकल सेल एनीमिया भी है सिलेबस। तो कैरियर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेल में फीमेल में है तो ऐसे, और मेल में रहेगा तो स्क्वायर, हाफ स्क्वायर सेल होगा। इसके अलावा जो है इस तरह का अगर डायग्राम आपको दिख रहा है, ये शो करता है मेटिंग को। मेटिंग जब दिखाना होगा तो मेल और फीमेल को एक लाइन से जोड़ देंगे, तो ये मेटिंग को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, उसके अलावा जो है अगर ये लाइन डबल हो, अगर यही लाइन डबल हो तो वो हो जाएगा मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव। अगर रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग हो रहा है तो उसको मेल और फीमेल के बीच में डबल लाइन बना दिया जाएगा। ओके, इसके अलावा ऑफस्प्रिंग अगर दिखाना है कुछ इस तरह से दिखाते हैं, मेल एंड फीमेल, एंड देन हियर द ऑफस्प्रिंग कैन बी इनहेरिटेड। तो इस तरह से पेरेंट और ऑफस्प्रिंग को शो कर रहा है, पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग को दिखाना होगा तो इस वाले डायग्राम के थ्रू हम दिखाएंगे। ओके, तो इस तरह से ये सभी सिंबल जो है वो पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री चार्ट बनाने में हेल्पफुल होते हैं। पेडिग्री चार्ट को बनाते समय इन सभी का यूज हम लोग करते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल वी कैन अंडरस्टूड द इनहेरिटेंस ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और इट इज आल्सो नोन एज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ये पहला जो एग्जांपल है इसमें हम मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी को स्टडी करेंगे। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी पहला एग्जांपल दिया होगा, आपके बुक में भी दिया हुआ है। सो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का जो जीन होता है ये आपका होता है डोमिनेंट जीन होता है, डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। वहां पे साइड में आपके दिया हुआ होगा दैट इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज और डिसऑर्डर, जिसको हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी बोलते हैं। सो ऑटोसोमल डोमिनेंट होने का मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे देखिए होगा क्या कि अगर ये इसके जीन को हम कैपिटल ए, अगर जीन को हम कैपिटल ए स्मॉल ए इससे अगर रिप्रेजेंट करते हैं होमोजाइगस पैरेंटल, तो ऐसे केस में ये जो होगा अफेक्टेड कौन सा होगा, ये डोमिनेंट के केस में दोनों अगर डोमिनेंट एलील है तब ये अफेक्टेड होगा। ऐसे हम एक सिंबल दिए है, इसको रिप्रेजेंट करें, अगर दोनों डोमिनेंट है तभी अफेक्टेड होगा। एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तभी ये क्या होगा, ये जो है अफेक्टेड होगा। और अगर दोनों रिसेसिव एलील है तो ऐसे केस में ये क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा।
will be unaffected, because we have studied in the law of Mendel, that is law of dominance, that the dominant trait can represent itself in homozygous as well as heterozygous condition. ये homozygous condition और heterozygous दोनों में अपने आप को शो कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जो अफेक्टेड वाला केस होगा ये दो हो सकते हैं, और अनअफेक्टेड वाला जो है ये हो सकता है होमोजाइगस रिसेसिव। जितने भी होमोजाइगस, तो यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है, ये जितने भी अनअफेक्टेड हैं ये सभी अनअफेक्टेड कैसे होंगे, उनका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए होगा। सबका जीनोटाइप जो होगा बाहर लिखते हैं, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। अब इसमें हम अफेक्टेड वाले को फाइंड आउट करना है, दैट द अफेक्टेड इंडिविजुअल विल बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। द अफेक्टेड इंडिविजुअल विल बी आइदर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो देखिए होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस होगा, इसको पता लगाने के लिए हम क्रॉस करके देखते हैं। तो मान लीजिए होमोजाइगस लेते हैं, अगर इसको होमोजाइगस मान लें तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर होमोजाइगस होगा तो ऐसे में जब क्रॉस हम कराएंगे तो ये दो गैमेट्स हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो इस ऐसे केस में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। So all the offspring will be heterozygous। सभी ऑफस्प्रिंग जो होंगे वह हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे। ओके, तो हेट्रोजाइगस जो होता है वह क्या शो करेगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जो है अपने आप को क्या एक्सप्रेस करेगा। मतलब अगर ये होमोजाइगस रहता, होमोजाइगस पेरेंट रहेगा, तो ऐसे केस में जितने भी इसके ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो सभी क्या होंगे, वो सभी अफेक्टेड होंगे। बट यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है कि अफेक्टेड कोई केवल दो ही हैं, एक जो है मेल पेरेंट अफेक्टेड और एक फीमेल पेरेंट। ये यहाँ पे एक जो है अनअफेक्टेड है, तीन अनअफेक्टेड है, दो ही अफेक्टेड दिख रहा है। तो दो ही अफेक्टेड दिखने का मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे ये जो होगा क्या होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा। मीन्स ये होगा कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, और ऐसे में ये वाला भी क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। मीन्स इसका एक ही जीन कैपिटल ए वाला यहाँ से जा रहा है, ये वाला स्मॉल ए वाला जा रहा है, पहुँच गया, और जहाँ जहाँ पे स्मॉल ए पहुँचा वो सभी अनअफेक्टेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि जो ये दोनों अनअफेक्टेड है, तो इसके जो भी ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो सभी अनअफेक्टेड बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस वाले केस में भी देखने को क्या मिल रहा है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। इसी की वजह से ये जो है ऑफस्प्रिंग में केवल एक ही ऑफस्प्रिंग है अफेक्टेड दिख रहा है, ये थर्ड जनरेशन में भी। तो ये था आपका मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का पेडिग्री चार्ट। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट को ये शो कर रहा है। अगर ऐसा पेडिग्री आपके एग्जाम में, जैसे मोस्टली एग्जाम में होता क्या है, कभी कभी एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ डायग्राम वही सेम फ्लो चार्ट आपको दे दिया जाएगा, और उसमें आपको पूछा जाएगा कि जो पेरेंट है उन पेरेंट का जो है जीनोटाइप बताइए। कुछ सिंबल आपको वहाँ पे क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया, जैसे यहाँ पे हमने जो है कैपिटल ए स्मॉल ए लिया है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन में कुछ सिंबल प्रोवाइड किए जाएंगे, और उस सिंबल के बेस पर आप जो है आपको जीनोटाइप उसका फाइंड आउट करना होगा। तो जीनोटाइप आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो दिया है आपका सिकल सेल एनीमिया का। तो सिकल सेल एनीमिया का जो एग्जाम्पल है उसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या होगा आपका, देखिए इस तरह से डायग्राम फ्लो चार्ट दिया हुआ है।
दूसरा वाला है फ्लो चार्ट फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल ट्रेट और सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे आपको तो यहाँ पे है मेल, एक मेल अफेक्टेड है, एक अनअफेक्टेड है। और उसके अलावा तो ये सेकेंड जो एग्जाम्पल है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया जो होता है इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट तो देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो जैसे डोमिनेंट में होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही अपने आप को शो कर सकते हैं, बट रिसेसिव के केस में क्या होता है, इट विल ओनली रिप्रेजेंट और द ट्रेट विल ओनली रिप्रेजेंट इन द केस ऑफ होमोजाइगस कंडीशन। ओके, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो होमोजाइगस देखिए ये जो आपका सिकल सेल ट्रेट होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम HbS से। ओके, Hb मतलब हीमोग्लोबिन। स्पेशली सिकल सेल एनीमिया में जो जीन होता है सिकल सेल एनीमिया का वो किसको अफेक्ट करता है, वो अफेक्ट करता है हीमोग्लोबिन को। तो हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करता है, इसी की वजह से हम देखिए यहाँ पे जो HbS है वह सिकल सेल एनीमिया शो कर रहा है। तो हमेशा जो है पेयर में पाए जाएंगे HbS एंड HbS, ये जो है अफेक्टेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा हो सकता है HbA HbA, तो ये जो है पूरी तरह से अनअफेक्टेड को शो कर रहा है। मीन्स ये अफेक्टेड है, होमोजाइगस अफेक्टेड, होमोजाइगस अनअफेक्टेड। और तीसरा जो होगा HbS HbA, तो HbS HbA जो होता है इट इज फॉर कैरियर। ओके, मतलब ये ट्रेट को शो कर रहा है, कैरियर का काम कर रहा है, मतलब अफेक्टेड ये नहीं होगा। ये होगा कैरियर, ये होगा अनअफेक्टेड और ये होगा अफेक्टेड। मतलब जब दोनों ही एलील के पास इसका जीन होगा, सिकल सेल का जीन होगा यस से जिसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो ऐसे केस में ही जो है ये जो इंडिविजुअल होगा वो अफेक्टेड होगा। अगर ये सिकल सेल का ट्रेट दोनों के पास नहीं है तो ये अफेक्टेड नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है इस वाले डायग्राम में, इस वाले एग्जाम्पल में आप लोग देखें क्या कि इसमें एक पेरेंट के पास या एक पेरेंट क्या है अफेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे दोनों पेरेंट में से कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं दिख रहा है। तो ऐसे केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ऑफस्प्रिंग का ये
क्रिएट करते हैं। तो अफेक्टेड नहीं होने का मतलब, अगर ये ऑफस्प्रिंग में इसका ट्रेट दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये कि अफेक्टेड नहीं होगा, इसमें से दोनों के पास इसका जीन होगा, क्योंकि दोनों के पास अगर जीन रहेगा सिकल सेल का, तभी जो है दोनों से एक एलील जो है जाएगा, तो ऑफस्प्रिंग में वह होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो ऐसे केस में दोनों पेरेंट जो है अगर अनअफेक्टेड दिख रहे हैं तो उनके पास जीन जरूर होना चाहिए, क्योंकि जीन जो है ऑफस्प्रिंग में दिख रहा है, ऑफस्प्रिंग में अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, HBS एंड HBA, और इसका भी सेम वही होगा, HBS एंड HBA। तभी जो है ऑफस्प्रिंग के अफेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि जब तक दोनों के पास ये जीन नहीं होगा, दोनों के पास इसका एलील नहीं होगा, तब तक ये एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। HB क्या रिप्रेजेंट कर, उसका मतलब ही क्या हुआ कि अफेक्टेड दिखाने का मतलब क्या हुआ कि पेरेंट के पास, दोनों ही पेरेंट के पास एक एलील है सिकल सेल एनीमिया का। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अनअफेक्टेड प्रोड्यूस हो रहा है, तो अनअफेक्टेड में आपकी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, HBA भी हो सकता है और HBS HBA भी हो सकता है। इसका जो है दोनों पॉसिबिलिटी बनता है, होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। और ये अफेक्टेड है, तो अफेक्टेड जो है, अफेक्टेड का एक ही होता है HBS HBS, यहाँ भी अफेक्टेड है तो ये भी जो है HBS HBS होगा। और ये दोनों जो है अनअफेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे भी जो है ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, कैरियर का काम करेंगे, अनअफेक्टेड कैरियर, मतलब HBS एंड HBA, यहाँ पे भी HBS HBA, और ये पूरी तरह से अनअफेक्टेड दिख रहा है, तो ये भी दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, HBA भी हो सकता है, HBA भी हो सकता है, और HBS HBA भी हो सकता है। और यहाँ पे जो है अफेक्टेड है तो HBS HBS, और ये दोनों जो है अनअफेक्टेड है, तो इसमें भी दोनों की पॉसिबिलिटी बनेगी, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दोनों की। ओके, तो दीज आर द टू एग्जाम्पल, ये दो एग्जाम्पल है जिसके हेल्प से आपको जो है पेडिग्री चार्ट कैसे बनाया जाता है, और अगर पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है तो आप कैसे उसमें उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप को कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। तो जीनोटाइप फिनोटाइप को इवेलुएट करने के लिए हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं।